हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एम्स नर्सिंग एंट्रेंस 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे और ये हम केमिस्ट्री पोर्शन का करने वाले हैं। केमिस्ट्री के जो आपके 30 क्वेश्चंस आए थे एम्स के एग्जाम में 2023 में वो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्स के एग्जाम में। तो आप उससे जैसे ही क्वेश्चन आपको जहां से मिले आप उस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। ये सारे हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट दिए गए हैं, इनको हमें ऑर्डर में अरेंज करना है। किसके ऑर्डर में? मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, अब ध्यान रखना जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्डिंग होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, देखो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उसे ब्रेक करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उतना ही हाई क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट थे, मैंने चारों की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दी है। अब सबसे पहली बात तो देखिए, जो टंगस्टन होता है उसका सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए हम उसे बल्ब में भी यूज किया जाता है। टंगस्टन को हम बल्ब के फिलामेंट में यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन तो सबसे आगे आएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे पहले ही कट गए। अब उसके बाद हम देख लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑस्मियम में है, तो वो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग करेगा, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में से। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a chemical prop? Which of the following is not a chemical property? और which of the following is a chemical property? Sorry, इसको नोट को हटा दीजिए। इसमें से हमें केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये तीनों हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी आ जाएगी? कंबस्टिबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर। देखो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमें पता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद, भी ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडक्टर, देखो ग्रेफाइट तो होता है लेकिन डायमंड गुड कंडक्टर नहीं होता, तो कंडक्टर ऑप्शन तो नहीं आएगा। इंसुलेटर भी नहीं आएगा क्योंकि डायमंड इंसुलेटर लेकिन ग्रेफाइट नहीं है। और बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है जो इस बार सिलेबस में नहीं है आपके। ठीक है, सॉलिड स्टेट इस बार कट आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इज। मेटेलिक कैरेक्टर देखो, अब अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो होता है वो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और अलोंग द पीरियड हम जाएंगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम इन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो देखो पोटेशियम हमारे ग्रुप नंबर 1 का है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ऐसे एलिमेंट हमें दे रखे हैं। देखो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमें दे रखे हैं। पोटेशियम हमें दे रखा है, देन मैग्नीशियम दे रखा है, एंड बोरोन है और एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? अलोंग द पीरियड, एंड ये हमारा अलोंग द ग्रुप। तो हमें पता है अलोंग द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो पोटेशियम का तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा बोरोन और एल्यूमिनियम का। अब हमें पता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा किसका होगा? एल्यूमिनियम का, और कम किसका होगा? बोरोन का। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा? एल्यूमिनियम, एंड देन कौन सा आ जाएगा हमारे पास? बोरोन। देन ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड हम देखते हैं। तो डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है, एंड अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, एंड द सिंबल इज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करिए है तो ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास? जो भी ये एलिमेंट्स दे रखे, ये 15th ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15 के। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो हमसे ये 4 पूछे गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन का।
देन ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the molarity of 10 grams of NaOH in 200 ml of solute water दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मोलैरिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम होता है, मोलैरिटी का स्मॉल एम होता है। ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आपको करना है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हम देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को तो हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 200 ml अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, 20 से 20 कट के तो ये क्या हो जाएगा 0.2 लीटर हो जाएगा, ये तो कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इसका कितना दे रखा है 10 ग्राम्स, और NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, तो डिवाइड कर देंगे 40 से, इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना आ गया 1/4। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाय 0.2 लीटर्स। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, देखते हैं, ठीक है, 1/4 इंटू 10/2, क्योंकि 0.2 का हम हटाएंगे तो यहाँ पे 2/10 ऐसे लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10/2, तो ये हो जाएगा 2 5 10, आंसर क्या आ जाएगा 5/4, इसका आंसर आएगा 1.25 मोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कैपिटल M बना लेना, क्योंकि यहाँ पे हम मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। सो योर आंसर वुड बी 1.25, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें रिएक्शन पहचाननी है। अब ये एक आपकी नेमिंग रिएक्शन है, तो आपको नेमिंग रिएक्शन जरूर करके आनी, क्योंकि 2023 में 2 क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन से ही आए हैं। तो आपको नेमिंग रिएक्शन बहुत कम है और ये आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल भी जाएगी, मैंने अपलोड कर रखी है। और आप अगर चाहेंगे तो मैं इसकी कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगी, सारी नेमिंग रिएक्शन को हम एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो अगले ही वीक में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, सारी नेमिंग रिएक्शन आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी, सारे रिएजेंट्स आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। सो ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे क्या है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से क्या बन रहा है एल्डिहाइड, हम क्या कर रहे हैं रिड्यूस करा के बना रहे हैं। तो रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड टू फॉर्म एल्डिहाइड, इसे हम क्या कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब जो भी स्वीटनिंग एजेंट है उसकी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, मैंने सारे स्वीटनिंग एजेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वीडियोस बना रखी है, ठीक है, वो आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सैकरीन। दो ये अब की बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी आप इनको एक बार कर जाना रीड आउट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrF5 एंड BrF3। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सेंटर में एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम। अब मोनोवेलेंट एटम हमारे पास दो ही हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन होगा या फिर हेलोजन होंगे, इन्हीं की वैलेंसी 1 होती है, बाकी किसी की नहीं होती, ठीक है। और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो एड सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। तो हम सबसे पहले किसका देखते हैं, BrF5 का देखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है ब्रोमीन, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ, ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, मोनोवेलेंट एटम कितने दिखाई दे रहे हैं 5, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6, और अगर 6 हाइब्रिडाइजेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम देखते हैं BrF3 की। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है ब्रोमीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 3, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5, और अगर 5 हाइब्रिडाइजेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, tbp, ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा sp3d2 एंड sp3d। तो आपको बहुत इजी है ये तो कैलकुलेट करना, और जरूर आप इसे करके जाएंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अभी तक जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग एंड ऑल्सो नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ऑफ द ब्रोमीन। तो BrF5 का हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, एंड इसकी भी हमारे पास क्या होती है sp3d2। तो दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन शेप दोनों की अलग अलग होती है। एक ये शेप है हमारे पास, एक ये शेप है हमारे पास, ये हमारे पास किसकी है BrSF4 की, और ये हमारे पास किसकी है BrF5 की। तो ये हमारी शेप होती है स्क्वायर पायरामिडल, और ये वाली शेप हमारे पास होती है स्क्वायर प्लेनर,
ठीक है, यहाँ पे आपको कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? एक। यहाँ पे आपको कितने लोन पेयर दिख रहे हैं सल्फर में? 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1 and 2। क्लियर है? जस्ट वेट अ सेकेंड। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। SF4 का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, हम इसे एक बार दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम SF4 की हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो हाफ सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा? 10, 10/2 कितना हो जाएगा? 5। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d बनती है, TBP ज्योमेट्री बनेगी भाई इसकी। ठीक है, TBP में ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? देखो ध्यान से, ये हमारा ट्राइगोनल है, ये हमारा पिरामिड है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? एक हमने यहाँ पे लोन पेयर बना दिया और 4 हम यहाँ पे सल्फर लगा देंगे, बीच में हमारे पास सॉरी 4 हम फ्लोरीन लगा देंगे, बीच में हम सल्फर लगा देंगे। तो ये जो वो बनती है, ये हमारी सीसो शेप बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? एक। और यहाँ पे भी कितने दिखाई दे रहे हैं? एक। तो आंसर आपका ये ना होके 1 1 आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, आप इसे ठीक कर लीजिए, ये हमारा स्ट्रक्चर हमने गलत बना दिया है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? यहाँ पे आप देखिए ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? यहाँ पे टाइटेनियम के साथ क्लोरीन है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सॉरी टाइटेनियम के साथ जो क्लोरीन था अब उसने किसके साथ रिप्लेसमेंट कर ली? मैग्नीशियम के साथ। तो ये MgCl4 बन गया और टाइटेनियम सेपरेट रह गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 9th 10th में भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है इसका। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि बाहर भी कोई मेटल एटम है, अंदर भी कोई मेटल एटम है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो ऑप्शन के थ्रू जाइए। ठीक है, ऑप्शन को प्रूव करिए। देखो एक आयरन का 3 है, तो क्या करो आप आयरन का 3 ले लो और आयरन 2 फाइंड आउट कर लो कि अगर 2 आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है। और एक बार हम 2 को कंसिडर करके और 3 फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले क्या किया है, यहाँ पे आयरन, इस आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लिया है और इस वाले आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 मान लिया है। ठीक है, अगर मेरा आंसर x की वैल्यू 3 आएगी, अगर मेरी x की वैल्यू 3 आती है तो मतलब ये क्वेश्चन क्या है मेरा, जो ये ऑप्शन मैंने C चूज किया है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस आयरन के को x मान लिया, इसको 2 मान लिया और सॉल्व करा तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही आया, मतलब ये ठीक है। तो अब एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम दूसरा भी देख लेंगे। सेकंड में हमने क्या किया, इसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट को 3 कंसीडर करेंगे और इसका हम x मान लेंगे। तो अगर x की वैल्यू हमारी 2 आती है तो हमारा आंसर ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 2, यानी 3 और 2 हमारा प्रूव हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? C। तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा के एक बार ऑप्शंस देख लेने हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको अगर एक भी सही है तो फिर आप दूसरे को क्रॉस चेक करिए, अगर एक ही गलत आ गया तो आगे आपको देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमियोज ऑप्शन? अब ये आपका सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस में आपकी बार नहीं है, नहीं NCERT में, तो आप इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी। एड्सॉर्प्शन में भी मल्टी मॉलिक्यूलर, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे ये कैसा होता है? मल्टी मॉलिक्यूलर ना होके ये क्या होता है? यूनी मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेक्ट्स इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है और सॉलिड स्टेट अगेन सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप इसका आंसर जानना चाहे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट की डिफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमें इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो आम क्या है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, कीटोन बाद में आता है, तो हम इसे एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम इसे एज अ साइड चेन कंसीडर करेंगे और इसे प्रीफिक्स में लिखेंगे। प्रीफिक्स में लिखेंगे तो कीटोन को प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है? ऑक्सो। तो कौन सी पोजीशन पे ऑक्सो है? फोर्थ पे। तो यहाँ पे देखो 4 ऑक्सो कहाँ पे है? 4 ऑक्सो यहाँ पे भी है, 4 ऑक्सो यहाँ पे भी है, लेकिन हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं? 5। तो यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड है, यहाँ पे ब्यूटेनोइक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक क्यों है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके साथ ओइक एसिड लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। जब भी सोडा लाइम के साथ हम रिएक्शन कराते हैं किसी सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन में यहाँ से CO2 निकलता है, अगर ये निकल जाएगा तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो हम हमेशा क्या देखते हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। और ये हम किससे प्रूव करते हैं, हाइपर कंजुगेशन से, क्योंकि जो टर्शरी है वो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो यहाँ पे टर्शरी देख लेंगे हम, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन लगा हुआ है और 3 यहाँ पे मिथाइल है, तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हुआ, टर्शरी। और टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। कार्बोकेटाइन का इस साल भी नीट में क्वेश्चन आया है और ये एम्स में भी 2023 में आया था। तो कार्बोकेटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल्स और एल्कीन की स्टेबिलिटी आप कर लीजिए, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट कर लीजिए, उससे क्वेश्चन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO2 पॉजिटिव CO एंड O2 नेगेटिव, O2 -2। ठीक है, अब इनके अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं तो हमें सिंपल सी ट्रिक करनी है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे, ऊपर और नीचे हम डिक्रीज इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। अब 14 जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है हमारा, ये किसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। यहाँ पे कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 3। अब ऊपर और नीचे आपको 0.5 डिक्रीज करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 2 1.5 1। सिमिलर नीचे भी करना है, 2.5 2 1.5 एंड 1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को देखो और सीधा बॉन्ड ऑर्डर कर दो, ये किसका है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। NO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। प्लस का मतलब है -1 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14। और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। नेक्स्ट हम देखते हैं CO। कार्बन के कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन के होते हैं 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14। 14 में कितने हो जाएंगे, 3 बॉन्ड ऑर्डर। अगला हम देखते हैं O2 -2। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। 2 में कितने होंगे, 16। और -2 का मतलब 2 और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 18। और 18 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, 1। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 3 एंड 1। तो सीधा आप इस ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब जो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, एक और एक अल्कोहल बन रहा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपकी कैनिजारो रिएक्शन है। अब कैनिजारो कब होती है, जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं होता, तो कौन सी होती है, कैनिजारो। और अगर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो कौन सी होती है, एल्डोल कंडेंसेशन होती है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ग्रुप था, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन कैसा होगा, अल्फा। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी होगा, इस कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड बना रखे, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से कौन सी रिएक्शन करेगा, कैनिजारो रिएक्शन करेगा। और कैनिजारो में एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक उसका अल्कोहल बनता है, हम इसके 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल कैनिजारो रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विच गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल से अगर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनिक सेल हो सकता है, वोल्टिक सेल बोल सकते हैं, या फिर फ्यूल सेल बोल सकते हैं। अगर इसका रिवर्स करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो, ये केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड क्वेश्चन आया है, सेम ही उसमें एग्जाम में। तो H2S की शेप हमारे पास कैसी होती है, इस तरीके की होती है, तो ये कैसी है, बेंट है, तो लीनियर नहीं हो सकता। अगला देखो BF3। BF3 का हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ। बोरोन के कितने एटम होते हैं, 5, और 3 ये है हमारे पास, तो 5 6 7 8 8/2 क्या हो जाएगा, sp3। sp3 की कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, अब भी उसने 3 के 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं, जस्ट वेट अ मिनट, सॉरी, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने थे ना, तो हम यहाँ पे 5 कंसिडर नहीं करेंगे। बोरोन में 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ मिनट, हमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं देखने। 3 3 + 3 कितना होता है, 6 6/2 कितना होता है, 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और आपकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर आपकी ज्योमेट्री होती है। CO2 की हमारे पास लीनियर शेप होती है। ठीक है, और CH Br3 की हम इसको छोड़ देते हैं, वैसे आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, कितना हो जाएगा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। ठीक है, प्लस 4 प्लस यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू sp3, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल प्लेनर ना होके कैसी होगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू MOT, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये केमिकल बॉन्डिंग का 4th क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखते हैं हम O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, दो में कितने होंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लीजिए, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो दो ऑक्सीजन में कितने होंगे 8 + 8 कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है 14 से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं तो हमारा सिग्मा 2pz आगे आता है पाई 2px और पाई 2py से, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी O2 के लिए। और अगर आपको यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, देखो यहाँ पे कितने हैं 2 4 6 8 10, हाँ 10 आपके कितने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग के देखते हैं हम 2 4 एंड 6, तो 6 यहाँ पे क्या है एंटी बॉन्डिंग के, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये कितना हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, और जब हमारे 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें लास्ट में बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक पड़ी है तो हमारे पास 2 ही बॉन्ड ऑर्डर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम फॉर विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बट नॉट मैटर, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां से एनर्जी तो ट्रांसफर हो सकती है लेकिन मैटर नहीं हो सकता, तो वो कैसा होगा क्लोज्ड सिस्टम होगा। अगर उसमें से कुछ भी ना हो तो आइसोलेटेड होगा, और जहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता उसे एडियाबैटिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस्ड इन 110 ग्राम्स ऑफ CO2। ठीक है, अब देखो CH4 के जब हम कंबशन करते हैं तो क्या निकलता है, CO2 निकलता है और वाटर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 मोल जब हमने CH4 का लिया तो 1 मोल ही हमें किसका मिल रहा है, CO2 का मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हमें पता है CO2 का कितना मोलर मास होता है 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम में कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, तो 110 ग्राम में कितना होगा 1/44 इंटू 110, कितना आ जाएगा आंसर आपका 2.5 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, H11 H12 एंड H13, इसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे हम कहते हैं ट्रीटियम। ठीक है, और इसे हम कहते हैं प्रोटियम, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्रोटियम क्या हो जाएगा H11 वाला, ट्रीटियम आ जाएगा H13 वाला, और ड्यूटेरियम आ जाएगा H12 वाला, और रूबीडियम इसका कोई भी आइसोटोप नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्वेश्चन तो हर नर्सिंग एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और बहुत सिंपल है, जो एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस जो टोलन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करे उसे क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एंड ये एक ही इकलौता नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका IUPAC नेम अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से शुरू करेंगे हम 1 2 3 4 5, ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब देखो हमारे पास सेकंड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल। लेकिन देखो मिथाइल का जो M है और क्लोरो का C है, वो C पहले आता है M के कंपैरिजन में, तो पहले हम क्या लिखेंगे क्लोरो, देन क्या लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे क्लोरो है, 4th पे है, तो 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, वर्ड रूट क्या है 5 कार्बन का पेंट, और सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, जस्ट वेट अ सेकंड, सॉरी यहाँ पे 2 ओल नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ओल आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दीजिए क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे हमारा OH जुड़ा हुआ है, तो ये 1 ओल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हायर बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा जिसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, या कितना है 3, या कितना है 2, तो जो 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ज्यादा होगा, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, उसे ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29, the first order reaction take 40 minutes for 30% decomposition, what will be the T half। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए T half निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 0.693 अपॉन K। अब K निकालने के लिए हमें उसकी रिएक्शन लगानी पड़ेगी, इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इक्वेशन क्या होती है 2.303 अपॉन T log R0 by RT। ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, फाइनल कंसंट्रेशन है। देखो इनिशियली वो कितना होगा 100% होगा, फाइनली वो 30% डिकम्पोज हो गया, तो 100 में से 30 गए, कितना बचा है 70%, तो यहाँ पे आपका कितना बचा है 70% बचा है, तो उसका अगर हम निकालेंगे फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 70%, तो आपका आंसर ये आएगा। अब इस K की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो
हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 77.7 मिनट्स बचा है। ठीक है, अगर इसने ऑर्डर मंथ से सेकंड्स में पूछा होता तो हम यहाँ पे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आ जाता, सेकंड इनवर्स में आ जाता। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द 2023 एम्स नर्सिंग एग्जाम। ठीक है, अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड फॉर योर एग्जाम। आपको कोई भी और वीडियो चाहिए हो रिलेटेड टू एम्स तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।